नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूरल मार्केटिंग के जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट 9 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम यहाँ पर डिटेल तो करेंगे ही, उसके साथ ही कुछ उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी करेंगे जो आज यहाँ पर डाली गए हैं क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको हमारी जो भी वीडियो डाली जाती है उससे रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे चैनल पर हरियाणा जीके, पटवारी, स्टैटिक जीके और डिजास्टर मैनेजमेंट आदि अन्य काफ़ी वीडियोस भी देख सकते हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड रहती हैं। तो आइए देखते हैं ग्रामीण विपणन रणनीति क्या है। तो जो ग्रामीण विपणन रणनीति होती है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने? 3 भागों में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रामीण विपणन रणनीति को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं तो आपका उत्तर रहने वाला है 3 भागों में। तो 3 भाग कौन कौन से हैं ये हैं सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। तो ये क्या रहेंगे आपके? ये 3 भाग यहाँ पर रहेंगे। तो आइए देखते हैं, इनकी डिटेल देखते हैं। सेगमेंटेशन, इसमें ग्रामीण बाजार में विविधता, प्रभावी बाजार विभाजन के लिए पूर्वापेक्षाएं, विभाजन की डिग्री, विभाजन का आधार, ग्रामीण बाजार विभाजन का दृष्टिकोण आदि शामिल है। तो क्या रहता है सेगमेंटेशन? इसमें क्या रहेगा देखिए। तो इसको क्या करा गया है? प्रभावी बाजार विभाजन के लिए जो पूर्वापेक्षाएं, तो पहले से सोची जाती हैं कि अगर बाजार है तो इसमें किस तरह की अपेक्षाएं उसमें जो रखी जाती हैं। साथ ही विभाजन की जो डिग्री रहती है उसका आधार कैसा रहेगा, ग्रामीण बाजार का जो विभाजन है उसके प्रति दृष्टिकोण, ये सब शामिल हैं। नंबर 2 है टारगेटिंग। तो इसमें है खंडों के मूल्यांकन और चयन, बाजार खंडों के कवरेज को दर्शाता है। तो क्या है, जो भी खंड है उसका मूल्यांकन करा जाता है, उसका चयन है, बाजार है, खंडों की कवरेज आदि इसके अंतर्गत दर्शाई जाती है। पोजीशनिंग, यह बाजार में पोजीशनिंग अवधारणा की पहचान, चयन, विकास और संचार करता है। क्या करता है? यानी कि कोई भी अगर उत्पाद आता है, उत्पाद के प्रति उसको किस तरह से पहचाना जाए, किस प्रकार से चयन किया जाए, किस प्रकार उसका संचार और विकास किया जाए, इस सब के बारे में इस अवधारणा को दर्शाता है। भारतीय ग्रामीण बाजार मांग का आधार और आकार कैसा है? तो जो भारतीय ग्रामीण बाजार है इसकी मांग किस प्रकार की है और इसका आकार किस प्रकार का है? तो देखिए, जो भारतीय ग्रामीण, आपको पता है जो भारत की जनता है 70% कहाँ पर? गांव में बसती है। तो उसके हिसाब से क्या हुआ, इसका आकार कैसा हो गया? तो इसका आकार विशाल है। कैसा है? विशाल है। ग्रामीण विपणन में ग्रामीण क्षेत्र के विशिष्ट उत्पादों के विकास, प्रचार, वितरण और ग्रामीण और शहरी बाजार के बीच सेवा विनिमय की प्रक्रिया शामिल है। तो कैसी इसमें प्रक्रिया शामिल है? तो इसके अंदर जो उत्पाद है उसके विकास, प्रचार, वितरण, ग्रामीण और शहरी बाजार के बीच जो सेवा है, विनिमय की जो प्रक्रिया इसके अंदर शामिल होती है, जिससे क्या होता है, ये जो ग्राहकों की जो मांग है उसको फिर ये पूरा करती है। और उसके अलावा जो संगठनात्मक लक्ष्य को भी ये प्राप्त करती है। इसके अलावा विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में आर्थिक विकास चिंता का भी इसमें विषय है। सरकार ग्रामीण विकास की दिशा में निरंतर प्रयास करे। तो आप देख रहे हैं कुछ नई जो सरकार के द्वारा क्या रहता है, नित्य प्रति कोई ना कोई नई नई योजनाएं लॉन्च होती रहती हैं। क्यों? ताकि ग्रामीण जो विकास है वह बढ़ जाए। विभाजन की डिग्री क्या है? तो जो विभाजन की डिग्री है इसमें क्या आता है, इसको 2 पार्ट में हम देखते हैं। एक है मास मार्केटिंग, दूसरा सेगमेंट मार्केटिंग। इसमें सभी जो मास मार्केटिंग है इसमें सभी उपभोक्ताओं के एक साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। कैसा व्यवहार? कोई भी उपभोक्ता, चाहे वह गरीब है, अमीर है, मध्यम वर्ग है या ज़्यादा समृद्ध है, या फिर वो गांव के ग्रामीण तबके से आता है या शहरी से आता है, तो क्या होता है, सभी को एक जैसा ही उनके साथ व्यवहार किया जाता है। उनके साथ व्यवहार में कोई फर्क नहीं किया जाता है। यह कंपनी को अधिकतम उपभोक्ताओं को लक्षित करने की अनुमति देता है। तो क्या होगा, जहाँ पर आपका व्यवहार सबके साथ एक जैसा रहेगा तो उसमें क्या होगा, उपभोक्ता भी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, ग्राहक भी आपकी तरफ ज़्यादा आएगा ना। तो क्या रहता है, जब अधिकतम उपभोक्ताओं को लक्षित करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए HUL ने सभी उपभोक्ताओं को केवल एक डिटर्जेंट सर्फ की पेशकश की।
तो HUL ने क्या किया था, पहले एक सर्फ आया, सर्फ जो आप कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, तो सर्फ को पेशकश की थी। लेकिन बाद में आपको पता है निरमा जो सर्फ पाउडर आया था, डिटर्जेंट पाउडर जो भी आया है, तो फिर उसके बाद निरमा ने आया। तो निरमा ने जब मार्केट में प्रवेश किया और क्या किया, तो इसने बड़े बाजार की हिस्सेदारी हासिल की, और जिसके कारण क्या हुआ था, इसके HUL जाग गया कि भाई एक और हमारे सामने आ गया है। जब आपका एक और, अभी तक तो सिर्फ सर्फ चल रहा था, लेकिन अचानक से अब निरमा ने भी बाजार में एंट्री कर दी, तो क्या हुआ, तो HUL एकदम जाग गया भाई। उसने क्या किया, फिर उसने एक नया प्रोडक्ट निकाल दिया। क्या किया उसने फिर, तो HUL ने सर्फ की वजह साथ एक और व्हील जो डिटर्जेंट है पाउडर, उसको निकाल दिया। तो व्हील भी एक डिटर्जेंट, ये सब क्या है, ये डिटर्जेंट पाउडर है, आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से जब मार्केट को उन्होंने बढ़ाने के लिए ऐसा किया। सेगमेंट मार्केटिंग, इसमें क्या होता है, इसमें होता है विपणक बाजार उसके उपभोक्ता खंडों की क्षमता निर्धारित करते हैं जो कम कीमत वाले उत्पादों और उचित रूप से डिजाइन किए गए उत्पादों की पेशकश करके लक्षित और प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त है। इसके बाद क्या किया गया, तो फिर विपणक बाजार में जो उपभोक्ता खंडों की क्षमता निर्धारित करते हैं, तो क्या हुआ, उसमें खंड हो जाते हैं, जैसे अमीर तबका है, गरीब तबका है, तो आपको क्या होता है, तो कम कीमत वाले उत्पादों को निकाल दिया गया। क्योंकि क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो ग्रामीण परिवेश के या जो एक गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, या वो लोग उनको नहीं खरीद पाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास आय का कोई ज़्यादा साधन नहीं होता है, निम्न आय उनकी रहती है। तो क्या होता है, ऐसे में जब वो कम कीमत वाले उत्पाद हैं और उनको उचित रूप से, यानी कि ऐसे टाइप से डिजाइन किया जाता है कि लोग एक तो देखकर उसको आकर्षित हों, क्या किया जाता है, आकर्षित हों। दूसरा, जो प्रोडक्ट रहता है वह उनकी गुणवत्ता पर अच्छा भी उतरे। तो उन्होंने ऐसे उत्पादों की पेशकश की और उनको लक्षित और प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त है, यानी कि ऐसी मार्केटिंग को तैयार किया जहां पर एक उत्पाद लाया गया जो सस्ता भी था, अच्छा भी था और टिकाऊ भी था, और दूसरा जो ग्रामीण परिवेश या गरीब तबका था उनकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ रहा था। तो इस तरह से बाजारों को, यानी कि उपभोक्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित करा। ग्रामीण और शहरी बाजार का विश्लेषण, अब ये तो आपको पता ही है ग्रामीण और शहरी बाजार में क्या फ़र्क होता है। ग्रामीण उपभोक्ता की मानसिकता शहरी उपभोक्ता से अलग होती है। देखिए वो तो होनी है। देखिए जो शहरी जो रहते हैं उपभोक्ता ग्राहक, एक तो आय का फ़र्क रहता है सबसे पहले यहाँ पर आय, क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं वह कृषि पर निर्भर हैं, और क्या रहता है उनकी जो आय है वो मौसमी आय रहती है। मौसमी आय से आप समझते ही हैं, क्योंकि जब फसल आएगी तो उसके बेचेंगे तभी तो उनके पास पैसा आता है। तो उनको कोई भी प्रोडक्ट जब वो खरीदते हैं तो उनको सोचना पड़ता है, और क्या करते हैं वो भविष्य के लिए भी उनको उसमें से बचत करनी होती है। शहरी बाजार में कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदने के लिए ग्राहक ब्रांड और उसकी अद्यतन सुविधा के बारे में सोचता है। तो जब शहरी जो रहता है ग्राहक, वो क्या करेगा, वो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक मान लीजिए ना कोई सामान खरीदना, तो क्या करता है वह उसका ब्रांड देखता है और उसकी सुविधा देखता है कि क्या है इसमें, क्या क्या हमें फ़ायदा रहेगा, ये सब। जबकि ग्रामीण जो बाजार है वो क्या करेगा, वो पैसा, टिकाऊपन, खरीदने की क्षमता आदि सभी के बारे में सोचता है। वो एक पहले तो ये देखेगा कि कितने दिन तक एक चीज़ टिकने वाली है, लंबे टाइम तक चलेगी या नहीं की। दूसरा, उसकी खरीदने की क्षमता है या नहीं, कि उसकी जो जेब है उसमें इतना पैसा है या नहीं कि उसको ले सकता है या नहीं, मतलब खरीदारी, पैसे आदि की, ये सब बारे में वो सोचता है। बाजार वह स्थान है जहाँ खरीदार और विक्रेता पैसे जैसे कुछ मूल्य के बदले में वस्तुएं सेवाओं का आदान प्रदान, तो ये तो आपको पता ही है, जब आप पैसा देंगे तभी आपको कोई चीज़ मिलेगी। बाजार हर जगह एक जैसा है, लेकिन अंतर है उपभोक्ताओं के व्यवहार में। तो मार्केट हर जगह एक जैसी रहती है, लेकिन क्या होता है हर एक जो ग्राहक रहता है, उपभोक्ता रहता है, उसका नेचर अलग है। कोई सस्ती चीज़ लेना चाहता है, कोई महंगी लेना चाहता है, तो वो व्यवहार है। हर बाजार में अलग अलग खरीदार होंगे। ऐसा विभिन्न कारकों के कारण होता है जो उन्हें प्रभावित करते हैं। तो हर बाजार में अलग अलग खरीदार रहेंगे। क्यों? देखिए अगर शहरी है तो वो महंगी चीज़ें भी खरीद लेता है, क्योंकि उनकी आय ग्रामीण आय से ज़्यादा रहती है। और भी अन्य काफ़ी कारक रहते हैं जिसके कारण ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। नेक्स्ट है, ग्रामीण उपभोक्ताओं को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर कितने समूह में वर्गीकृत किया गया है।
तो ग्रामीण उपभोक्ताओं को जो आर्थिक स्थिति रहती है, तो आर्थिक स्थिति के अनुसार भी गांव में भी ऐसा नहीं है कि सभी गरीब हैं या सभी अमीर हैं या सभी मध्यम हैं, हर तरह का तबका वहाँ भी है। तो क्या करते हैं, तो उनको 3 समूह में वर्गीकृत किया गया। कितने? 3 में। और 3 कौन से होते हैं? एक है समृद्ध समूह, एक है मध्यम, एक है नीचे मध्य यानी कि गरीबी तबका। ठीक है, 3 समूह में इनको वर्गीकृत किया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रामीण उपभोक्ता को कितने भागों में आप बांट सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, तो 3। तो वो 3 है समृद्ध, मध्यम और मध्य। तो आइए पूरा पहले हम समृद्ध समूह के बारे में देखते हैं। ये अधिकतर नकदी संपन्न किसान है। तो देखिए, जो बड़े जमींदार रहते हैं, आपको पता गांव के अंदर भी बड़े जो जमींदार रहते हैं उनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसा उनके पास काफ़ी रहता है। नकदी संपन्न किसान और संख्या में बहुत कम है। तो क्या होता है, लेकिन क्या होता है, गांव के अंदर जो संपन्न किसान होते तो कम हैं, संख्या में कम होते हैं, लेकिन इनके पास पैसे की कमी नहीं होती है। वे किफ़ायती हैं, लेकिन विपणन फर्मों पर निर्भर रहने के लिए पर्याप्त मांग आधार नहीं बनाते हैं। पंजाब के गेहूं किसान और आंध्र प्रदेश के चावल व्यापारी इस समूह में आते हैं। तो क्या होता है, जो ये संपन्न है, जो किसान, तो कौन है? पंजाब में गेहूं ज़्यादा उत्पन्न होता है, उपजाऊ भूमि है, तो वहाँ का जो किसान, और आंध्र प्रदेश में क्या है, चावल ज़्यादा पैदा होना है, तो वे जो है चावल का व्यापार करते हैं। तो ये लोग इस समृद्ध समूह के अंतर्गत आते हैं। मध्यम वर्ग, यह विनिर्मित वस्तुओं के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है और इसका तेजी से विस्तार हो रहा है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा कौन सा चलता है वर्ग? मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा फैला हुआ, आपको पता ही है, मध्यम वर्गीय लोग ज़्यादा। तो इसमें कौन से ज़्यादा आते हैं? यूपी और कर्नाटक में गन्ने की खेती करने वाले किसान इस श्रेणी में आते हैं। तो यूपी और कर्नाटक में क्या है, गन्ना ज़्यादा होता है, तो ये लोग जो हैं, तो ये जो क्षेत्र है इस तरह का, यानी कि और भी होता है, बट मध्यम वर्ग में इस तरह की श्रेणी ये लोग आते हैं। एक होता है मध्य वर्ग यानी कि गरीबी रेखा, यह एक बहुत बड़ा खंड है, तो ये भी काफ़ी लोग हैं। उनकी क्रय शक्ति कम होती है परंतु शक्ति अधिक होती है। क्रय शक्ति कम यानी कि उनके पास पैसे की कमी है, परंतु वैसे वे शारीरिक तौर पे काम करने में वे लोग शक्तिशाली रहते हैं। वे सरकार से विभिन्न तरीकों से अनुदान प्राप्त करते हैं। तो सरकार क्या करती है, विभिन्न योजनाएं गरीबों के लिए चलाती है। आपने देखा ही होगा कि हर चीज़ इनको सस्ती मिलेगी, राशन कार्ड है, हर तरह की मेडिकल जो जैसे कि चिकित्सा के लिए इनको आयुष्मान कार्ड आदि जैसी आजकल चीज़ें चला दी गई हैं, और काफ़ी ऐसी योजनाएं हैं ताकि ये लोग, इन लोगों को थोड़ा ऊपर उठाया जा सके और मध्यम वर्ग की ओर बढ़ सकते हैं। बिहार और उड़ीसा की किसान इस श्रेणी में, तो आपको पता है जो गरीबी तबका वो कहाँ है, बिहार और उड़ीसा की साइड। बिहार में आपको पता है हर साल कोसी नदी आती है जो बाढ़ ले आती है, जिसके कारण वहाँ पर अगर जो कृषि भी है वह भी प्रभावित होती है। ग्रामीण उपभोक्ताओं की बदलती प्रोफाइल से आप क्या समझते हैं? तो बदलती प्रोफाइल आप कहेंगे कि भाई ये क्या मतलब हुआ? तो बदलती प्रोफाइल यानी कि आज के टाइम में क्या हुआ है, जो ग्रामीण लोग भी हैं, ऐसा तो नहीं है कि अब वो पहले की तरह धोती कुर्ता, ये देखिए मान लिया वो परंपराएं निभा रहे हैं सब है, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है जो नई है, शिक्षा के लिए गाँव से बाहर जाने लग गई है। तो शिक्षा के लिए बाहर जाएगी तो उनका वो बाहर जब शहरी रहन सहन देखते हैं तो वो भी उस माहौल में ढल रहे हैं, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो ग्रामीण युवा है वह भी अब इसमें क्या हो गया, तो उनके प्रोफाइल चेंज हो गए, यानी उनका रहन सहन, बोलने चालने, उठने बैठने का तरीका अब उनका भी बदलने लगा है। ग्रामीण युवा आज खरीद निर्णयों को प्रभावित करने में कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या कर रहा है आज के टाइम में जो ग्रामीण युवा भी, चाहे जीन्स है, पैंट है, शर्ट है, घड़ी है, सब वो पहनना उसको भी पसंद है और वो खरीदता भी है, जिससे क्या हो रहा है, एक तो जो मार्केट है वो बढ़ती जा रही है, विकास बढ़ता जा रहा है। फिर बहुत पहले ग्रामीण उपभोक्ता ब्रांडेड उत्पाद और सेवाएं खरीदने के लिए पास के शहरों में जाते थे। तो पहले क्या होता था, आसपास के जो उनके कस्बे होते थे वो वहीं पर जाते थे। चुनिंदा घरों में ही ब्रांडेड सामान का इस्तेमाल होता था। तो चुनिंदा घरों में ही होता था वो क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था इतना, तो जो बड़े किसान थे वही लोग खरीद पाते थे, और कुछ ही घरों में ब्रांडेड चीज़ें। लेकिन आज के टाइम में वक्त बदल गया है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वो एक तो सबसे बड़ी भूमिका इसमें किसने करी, टेलीविज़न और दूरसंचार मीडिया की बदौलत अब लोगों को हर चीज़ का पता लगने लग गया है कि क्या मार्केट में नई चीज़ आ रही है, किस तरह का कपड़ा आया है। तो अब क्या रहन सहन में आपने देखा है ना, ग्रामीण भी शहरी लोगों से पीछे नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो भी घर से बाहर निकल रही हैं पढ़ने के लिए। दूसरा साक्षर हैं, अब लोग जब पढ़ लिख गए हैं तो हर चीज़ की उनको नॉलेज हो रही है,
तो अब महिला भी इस चीज़ में पीछे नहीं है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है जो कॉस्मेटिक आदि का वो भी उसको यूज करती है। तो क्या हो रहा है, जो ग्रामीण उपभोक्ता हैं वह भी अब काफ़ी जो मार्केट है उसकी बढ़ती जा रही है। ग्रामीण संचार विपणनकर्ता को किन चीज़ों को एकत्रित करना होता है? तो ग्रामीण संचार में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि विपणनकर्ता को संचार में 3 चीज़ों को एकीकृत करना होता है। तो 3 क्या है? किसी संदेश का प्रकटीकरण, परीक्षण या प्रदर्शन, अंतिम बिक्री। तो ये 3 प्रकार के क्या रहेगा यहाँ पर? तो देखिए 3 जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर एकत्रित करना होता है। ग्रामीण उपभोक्ताओं में ब्रांड के प्रति न्यूनतम निष्ठा, यह मुख्यतः ब्रांड की पहचान की बड़ी समस्या के कारण है। तो जो ग्रामीण उपभोक्ताओं में ब्रांड के प्रति जो न्यूनतम निष्ठा है, न्यूनतम मतलब अभी भी कम निष्ठा है कि पता नहीं कैसा निकलेगा, अच्छा है नहीं है, ये सब चीज़ें आज भी सोचता है। यह मुख्यतः ब्रांड पहचान की बड़ी समस्या के कारण है। ग्रामीण बाजार में बहुत सारे एक जैसे देखने वाले उत्पाद मौजूद है। ग्रामीण बाजार में क्या होता है, एक ही जैसी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो एक ही नाम कंपनी के अलग रहेंगे पर देखने में एक चीज़ें आ जाते हैं, जिससे क्या होता है ग्रामीण लोग जो हैं उसको ले तो लेते हैं, लेकिन उसमें कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा टिकाऊ है या कमज़ोर है वो सब चीज़ें नहीं पता लगती। चुनौती संचार बनाने की है जो ग्रामीण उपभोक्ताओं को ब्रांड, लोगो, दृश्य, रंग इत्यादि को पहचानने में मदद करेगी, ताकि वह वास्तव में ब्रांड खरीद सके, न कि कुछ और। तो क्या हुआ, सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी जो चुनौती है वह यही है कि लोगों को पता होना चाहिए, जो ग्रामीण उपभोक्ता है उसको पता होना चाहिए कि वह जो चीज़ खरीद रहे हैं वह ब्रांड अच्छा है, या उसका जब वो प्रोडक्ट लेता है कुछ भी, क्या वो लंबे समय तक चलेगा, उसमें कोई दिक्कत जल्दी से तो नहीं आएगी। तो इस तरह की पहचान आदि इस तरह की जानकारी उनको इस तरह का जागरूक करना सबसे बड़ी एक चुनौती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जो मार्केट में काफ़ी एक जैसे ब्रांड की चीज़ें आई हुई हैं तो वह है सस्ता महंगा खरीद की, लेकिन वह कब क्या कहते हैं कम किफ़ायती होगा। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। देश की धड़कन हीरो होंडा। तो आपको पता है हीरो होंडा तो सबसे को ही पसंद है, आप जानते हैं बाइक है। लेकिन आपको बता दें क्या थी हीरो, जो थी हीरो क्या है, पहले हीरो नाम से क्या आती थी? तो हीरो होंडा जो है यह 2 कंपनियों को मिलाकर बनी हुई एक कंपनी थी। तो ये 2 कंपनियां कौन थी? हीरो इंडिया की कंपनी है और होंडा जापान की। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर हीरो होंडा बाइक का निर्माण किया था। तो जब ये भारत में पहले क्या आती, तो हीरो भारत में पहले साइकिल बनती थी। क्या बनती थी? साइकिलें। और होंडा का है ये जापान की कंपनी है। बाद में क्या किया गया, हीरो ने होंडा के साथ हाथ मिला लिया था। क्यों? क्योंकि इनका सपना था, जो हीरो के मालिक थे इनका सपना था कि हम कोई ऐसी चीज़ बनाएं, यानी कि साइकिल से हट के कुछ अलग बनाएं, क्योंकि उस टाइम क्या थी मार्केट स्कूटर आदि की ज़्यादा थी। और हीरो ने क्या किया, हीरो ने होंडा के साथ हाथ मिलाकर हीरो होंडा बाइक लॉन्च की थी। तो ये कौन थी? तो इन्होंने जापान के साथ मिलकर ये है किया था। तो इसकी अब जो हीरो था इसके मालिक का नाम क्या था? तो हीरो जो थे इनके मालिक का नाम था बृजमोहन लाल मुंजाल। क्या था? बृजमोहन लाल मुंजाल इनका जो हीरो के मालिक थे, इनका नाम है बृजमोहन मुंजाल। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म जो था कहाँ पर? पाकिस्तान में हुआ था। 1 जुलाई 1927 को इनका जन्म पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान तो बाद में बना है, पहले तो हिंदुस्तान ही था सारा। तो इनका जो आज का पाकिस्तान है 1 जुलाई 1927 को इनका जन्म यहाँ पर हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 2011 को। कहाँ पर? दिल्ली में। तो जो बृजमोहन थे इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही हीरो कंपनी की स्थापना की थी। और हीरो क्या थी? हीरो पहले एक साइकिल हुआ करती थी। बाद में इन्होंने क्या करा, बाद में इन्होंने जापान की कंपनी होंडा के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी।
अच्छा, होंडा जो कंपनी है यह भारत में कब आई थी? तो होंडा कंपनी 1983 में भारत में आई थी। कहाँ पर? 1983 में ये भारत में आई थी। और 1984 में 1984 में दोनों कंपनियों ने, हीरो होंडा ने और इन्होंने मिलकर क्या किया था? इन्होंने हाथ मिलाया था और हीरो होंडा कंपनी की नींव रखी गई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में इन्होंने 2010 में ये दोनों कंपनियां फिर से अलग हो गई थी। कब? 2010 में। तो ये थी इसके बारे में। ग्रामीण इलाकों में अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कंपनी ने देश में कई छोटे शहरों, गांवों में बिक्री, सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट आउटलेट शुरू किए थे। कंपनी ने 2 स्थानीय लोगों को बिक्री अधिकारियों के रूप में भर्ती किया और उन्हें ग्रामीण उपभोक्ताओं तक अपने उत्पाद बेचने के लिए प्रशिक्षित किया था। अच्छा, जब हीरो मोटर्स कॉर्प है के नाम से इसको जाना जाता था, 2007 के अंत में हीरो होंडा ने ग्रामीण बाजारों पर क्या जोर देना शुरू कर देता है। तो ग्रामीण बाजारों तक अपनी इन्होंने पहुंच बना ली थी। अच्छा, वित्तीय वर्ष 2008-9 में जो हीरो होंडा था, इसका जो ग्रामीण बाजार से हीरो होंडा की जो बिक्री थी ये 2008-9 में 40% थी, 40%। जबकि वित्तीय वर्ष 2007-8 में ये सिर्फ 35% थी। यानी कि हीरो होंडा काफ़ी यहाँ पर फेमस होने लगी थी और इसके जो उपभोक्ता बढ़ने लग गए थे। आगे देखते हैं, कुछ MCQ हमने तैयार किए हैं। जो अभी हमने पीछे जितने भी डिटेल से हमने क्वेश्चंस देखे हैं, तो वहीं से कुछ क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, देख लेते हैं। विपणनकर्ता को संचार में निम्नलिखित 3 चीज़ों को एकीकृत करना होता है। किसी संदेश का प्रकटीकरण, सही है। परीक्षण या प्रदर्शन, ये भी सही है। अंतिम बिक्री, सही है। तो ये तीनों ही हो गया ना, 3 चीज़ें। तो यह ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। 2008-9 में हीरो होंडा की कुल बिक्री कुल कितने प्रतिशत थी? तो अभी आपको बताया मैंने पीछे, ए ऑप्शन ठीक है, 40%। 2007 और 8 में हीरो होंडा की बिक्री कुल कितने प्रतिशत थी? तो यह कितनी थी? 2007-8 में 35 थी और 2008-9 में 40 थी, यानी 5% की यहाँ पर वृद्धि हो गई थी। हीरो और होंडा कंपनी कब अलग हुए थे? तो इन्होंने हाथ कब मिलाया था? तो ये जब हाथ इन्होंने मिलाया था 1984 में। और जो होंडा कंपनी है ये कब इंडिया में आई थी? ये 1983 में आई थी। और यह कहाँ की कंपनी है? तो यह है जापान, यह जापान की कंपनी थी। और इसकी इन्होंने हाथ मिलाया 1984 में। और ये दोनों अलग कब हुई हैं? तो ये अलग हुई थी 16 दिसंबर 2010 को। दोनों कंपनियों ने आपसी रजामंदी से ये अलग हो गई थी। और इन्होंने जो शेयर थे एक दूसरे कहीं बाहर ना बेचकर आपस में एक कंपनी ने ही सारे जो शेयर मार्केट थे, जितने भी इनके शेयर थे कंपनीज के, खरीद लिए थे। ग्रामीण उपभोक्ताओं को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर कितने समूह में वर्गीकृत किया गया है? तो ग्रामीण उपभोक्ता भी पीछे बताया मैंने, इनको 3 भागों में। तो कौन कौन से? समृद्ध, मध्यम और मध्य यानी कि गरीब। ग्रामीण विपणन रणनीति को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये भी 3 भाग हैं, सेग्मेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। भारतीय ग्रामीण बाजार मांग का आधार और आकार कैसा है? तो भारतीय ग्रामीण बाजार आपको मैंने बताया कि 70% जो जनता है भारत की गांव में निवास करती है। तो यह कैसा है? विशाल। तो ये था आज के लिए हमारी सीरीज। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को